तो आज तारीख है 23 दिसंबर, और आज के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उन सब में जितनी भी न्यूज़ ऐसी हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो अगर द हिंदू के फ्रंट पेज की बात करें तो पहली तो यही न्यूज़ आई है कि पार्लियामेंट का जो सेशन है वो ख़त्म हो गया है। एक न्यूज यूएनएससी को लेके आई है कि वो अफगानिस्तान को मदद देने के लिए एक जो फॉर्म था वो साइन हो गया है। एक न्यूज़ आई है जो आईटी डिपार्टमेंट को लेके आई है, उसने बताया कि एक चाइनीज़ फर्म है जो टैक्स इन्वेजन कर रही है उसको लेके। एक फ्रंट पेज पे न्यूज़ है म्यांमार को लेके, तो म्यांमार को हम लोग 1 मिलियन डोज दे रहे हैं तकरीबन कोरोना के लिए। तो इसकी इन कुछ न्यूज़ हैं जो इनके बारे में अपन लोग डिटेल में बात करेंगे। एक न्यूज़ आई है जो वुमेन कमांडोज के बारे में आई है, जो अमित शाह हुआ व गांधी परिवार हुआ, इन लोगों को इनकी सिक्योरिटी मिलने वाले हैं, तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक हरीश रावत को लेकर न्यूज़ आई है और एक आई है शक्ति बिल को लेकर। तो 3-4 ऐसी न्यूज़ है फ्रंट पेज पे आज जिनके बारे में डिटेल में बात करनी है। तो पहले तो हाउस की बात करते हैं कि हमारे दोनों ही जो पार्लियामेंट है वो एडजर्न कर दी गई है। इस बार की पार्लियामेंट में बात की जाए तो तकरीबन 13 ऐसे बिल हैं जो पास हुए हैं। हम जानते हैं फार्म लॉ रिपील बिल था, डैम सेफ्टी बिल है, एआरटी बिल है, सरोगेसी बिल है, फार्मास्यूटिकल बिल है, एजुकेशन रिसर्च बिल है, कोऑपरेटिव बिल्स हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरी एंड अलाउंसेस बिल है, दिल्ली पुलिस का एक बिल है, सेंट्रल विजिलेंस बिल है, नार्कोटिक्स बिल है और इलेक्शन बिल है। और इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में भी बात कर रखी है करंट में, तो ऐसा कोई बिल नहीं है जिसके बारे में हमने बात नहीं की है। और बाय द वे जो मैरिज जो बिल है और 2 और बिल है उनको कमेटीज के पास में भेज दिया गया है जांच के लिए, तो वो अगले सेशन में रखे जाएंगे। सेशन की बात करें तो हम जानते हैं एक सेशन साल की स्टार्टिंग में होता है, बजट सेशन जो फरवरी से मई के बीच में चलता है, सबसे बड़ा सेशन वही होता है। फिर एक होता है जुलाई से सितंबर के बीच में मानसून सेशन, और विंटर सेशन होता है नवंबर दिसंबर में। और अगर बात करें ना कि कैसे चलता है, तो 11 बजे से सेशन शुरू होता है, 11 से 1 बजे तक काम होता है, जिसमें 11 से 12 के बीच में क्वेश्चन आवर होता है, 12 से 1 में 0 आवर होता है, और 1 से 2 के बीच में लंच होती है, और फिर 2 बजे से 6 बजे तक काम चलता है लोकसभा में। और राज्यसभा केवल 5 बजे तक होती है, लोकसभा 6 बजे तक चलती है। और अगर हम बात करें एडजर्नमेंट की बात, तो देखो एडजर्नमेंट कुछ समय के लिए भी हो सकता है। जैसे अभी जो एडजर्नमेंट हुआ है तो ये अगले 1-1.5 महीने के लिए हुआ है। और एडजर्नमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि चाहे 1 घंटे के लिए करना हो, 1 दिन के लिए करना हो, चाहे 1-2 महीने के लिए करना हो। वहीं एडजर्नमेंट सिने डाई की मतलब होता है कि कब तक खत्म किया है ये बताया नहीं जाएगा। और अगर हम लोग बात करें प्रोपोगेशन की, जो आर्टिकल नंबर 85 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके तहत पूरे सेशन को डिसमिस ही कर दिया जाता है कि इस बार सेशन नहीं होगा, अपने अपने घरे जाओ। तो दैट्स ऑल, बस यही सब था जो हमें बात करनी थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है इंडिया और म्यांमार को लेके। तो म्यांमार में हम लोग जानते हैं अभी मिलिट्री कूप हो गया था, तो वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है। तो इंडिया ने तकरीबन 1 मिलियन जो कोविड डोजेस हैं वो वहाँ पे भेजे हैं, इंडिया की जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है उसके तहत। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है वुमेन कमांडोज को लेके, कि 5 लोग हैं, एक तो मनमोहन सिंह हुए, अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा। इन 5 लोगों को जो भी जेड+ सिक्योरिटी मिली है उसके तहत अब सीआरपीएफ कमांडो के रूप में महिलाएं भी नियुक्त की जाएंगी इनकी सिक्योरिटी के लिए। और अगर हम लोग बात करें जैसे सिक्योरिटीज़ की कि सिक्योरिटी कवर्स कैसे कैसे होते हैं, तो एक्स सबसे छोटा सिक्योरिटी कवर होता है, उसके बाद में आता है वाई, फिर जेड, फिर जेड+ और फिर आता है एसपीजी। एसपीजी बाय द वे पहले गांधी परिवार के पास में भी था लेकिन हटा दिया गया था, तो अब एसपीजी केवल और केवल प्रधानमंत्री के पास में होता है। अगर एक्स कवर की बात करें तो उसमें 2 लोग होते हैं, वाई की तो 11 लोग, जेड की तो 22 लोग, और जेड+ में 55 लोग होते हैं जो कवर करते हैं। और बेसिकली वीआईपीस को जो भी थ्रेट होता है उसको लिए किया जाता है। वीआईपीस एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने थाने में, उस एप्लीकेशन को जो एजेंसी है वो देखती है, और एजेंसी के हिसाब से जो थ्रेट होता है नापा जाता है कि इस पर्टिकुलर वीआईपी को कैसा कवर देना है, और होम मिनिस्ट्री अप्रूवल दे देती है तो उसे वो कवर मिल जाता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के शक्ति बिल को लेके। बेसिकली जो भी रेप केसेस वगैरह होते हैं उनकी जांच पड़ताल 30 दिन में करना और अपनी रिपोर्ट को सौंपना कोर्ट में, ये तय किया जा रहा है शक्ति बिल के द्वारा। और इवन तो जो सोशल मीडिया कंपनीज भी हैं, अगर उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी जो कि रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ है, तो उन्हें भी 7 दिन में देनी ही होगी। और बाय द वे फॉल्स कंप्लेंट अगर कोई करेगा ना कि मेरा रेप हुआ है, तो उनको तकरीबन 1 से लेकर 3 साल की सजा भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो फॉल्स कंप्लेंट करेंगे वो बच जाएंगे। तो दैट्स ऑल, बस शक्ति बिल में तो यही है, ये महाराष्ट्र का बिल है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है AEVR व्हीकल को लेके। AEVR का फुल फॉर्म है आर्म्ड इंजीनियर्स रीजनेबल व्हीकल, रेजोनेंस व्हीकल, सॉरी।
तो बेसिकली ये DRDO और BEL के द्वारा मिलकर बनाया गया है। 90% इसमें इंडिजीनियस पार्ट्स लगे हुए हैं और मतलब इंडिया के ही बनाए हुए, और जो भी मुश्किल जगह है वहाँ पे यार आसानी से पहुँच सकता है, ज़्यादा पेलोड को कैरी कर सकता है, तो ओवरऑल हमारी सेना की एफिशिएंसी बढ़ाएगा। अब हम लोग DRDO की बात करें तो DRDO 1958 में बनाया गया था, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, सतीश रेड्डी है जो उसके इस समय हेड पर्सन है। और वहीं अगर हम लोग BEL की बात करें तो 1954 में बनाया गया था, आनंदी जो है वो इसकी अभी हेड है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और BEL के तकरीबन 51% शेयर्स इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, 24% म्यूचुअल फंड्स में है, लाइफ इंश्योरेंस पे तकरीबन 5.5% है, और 4.5% शेयर्स जो BEL के हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में भी है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है आर्कटिक को लेके। एक रिपोर्ट आई है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2021, जिसके तहत ये कहा गया है कि 1900 से लेके 2021 के बीच में अगर आर्कटिक की बर्फ सबसे तेजी से पिघली है कभी, तो वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने के बीच में ही पिघलती है। तो ये रिपोर्ट में निकल के आया है, और अभी तक का सबसे गर्म महीना अगर आर्कटिक के लिए बोला जाए तो वो अक्टूबर से दिसंबर 2020 रहा है सबसे गर्म साल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है पेज नंबर 12 पे ही द हिंदू के, वो आई है यूनिकॉर्न कंपनीज को लेकर डाटा आया है। यूनिकॉर्न बेसिकली जो कंपनियों का ओवरऑल मार्केट वैल्यू $1 बिलियन के ऊपर है। तो इंडिया ने इस साल 33 यूनिकॉर्न को प्रोड्यूस किया है, और इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आ गया है टोटल 54 यूनिकॉर्न के साथ में। वहीं अगर हम लोग बात करें USA की, तो USA ने इस साल 254 यूनिकॉर्न कंपनी बनाई, जो कि टोटल बढ़ के अब USA का 487 हो गई है, और चाइना में 74 बनी है जो 301 हो गई है। तो USA, चाइना और भारत 3rd नंबर पे है। पहले यूके था 3rd नंबर पे, यूके अब 4th नंबर पे आ चुका है 39 कंपनी के साथ में। तो दैट्स ऑल। और ये हुरून की लिस्ट में ये डाटा पूरा जारी हुआ बेसिकली। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है एशियन चैंपियनशिप को लेके, कि अभी हॉकी की एशियन चैंपियनशिप हुई है जिसमें पाकिस्तान को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। हम लोग जानते हैं साउथ कोरिया इसमें जीता है, और सेकंड पे देखते हैं तो जापान रहा है, और साउथ कोरिया ने ही इंडिया को सेमीफाइनल में हराया था बाय द वे। और 6 टीमें इसमें भाग लेती हैं। 2011 से एशियन चैंपियनशिप हॉकी की शुरू हुई थी, और 2018 में लास्ट बार हुई थी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जॉइंट विनर्स रहे थे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो सबसे बड़ी मीडिया कंपनी को लेके आई है, कि जी इंटरप्राइजेस और हम देखते हैं सोनी पिक्चर्स नेशनल इंडिया, इन दोनों ने मिलके एक मीडिया कंपनी बना ली है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी हो गई है। ओवरऑल मीडिया मार्केट की बात करें तो उसमें 27% शेयर्स इंडिया में केवल इसी के होंगे, और पुनीत जो गोइंकर है वो इसको लीड करेंगे। बाय द वे देखो, सोनी की बात करते हैं तो सोनी पिक्चर नेशनल इंडिया बहुत छोटी कंपनी है अगर हम लोग जी इंटरप्राइजेस से कंपेयर करते हैं, बट ओवरऑल सोनी कंपनी की बात करें तो वो जी से बहुत बड़ी कंपनी है। तो लोग ये कहते हैं ना कि सोनी पिक्चर्स नेशनल इंडिया ये तो बहुत छोटी कंपनी है, इसने जी को कैसे एक्वायर कर लिया। पीछे देखो, पीछे सोनी कंपनी बहुत बड़ी है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है प्रलय मिसाइल को लेके, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बेसिकली DRDO के द्वारा बनाई गई है, और 150 से लेके 500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। बस इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को लेके, कि हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसमें जल्द ही अमेंडमेंट लेके आया जाएगा, जो अगला सेशन होगा उसमें। और अभी क्या है, मेजर पावर्स बेसिकली राज्यों के पास में रहती हैं, तो एक सेंट्रल रजिस्ट्रार बनाया जाएगा जो ट्रांसपेरेंसी का काम करेगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कोई घपला हो रहा हो तो उन सबको बारे में भी देखेगा। आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जब से NSA ने उसके तहत कह दिया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी एक लड़ने का क्षेत्र बनती आ रही है धीरे धीरे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है UAE को लेके, कि UAE अभी तक क्या करता था, जो भी मूवीज वहाँ पे आती थी उनमें सेंसरशिप कर देता था, जैसे किसिंग के सीन्स हो गए, हग सीन्स हो गए, ये सबको ही काट देता था। तो अब UAE ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए 2 कैटेगरी बना दी है, एक 21+ और एक 21-। तो 21+ जो होंगी उनमें सेंसरशिप को एंड कर दिया गया है, और जो मूवी जैसी है उसको पूरी वैसा ही दिखाया जाएगा। और हाल ही में हम देखते हैं गोल्डन वीज़ा भी देना शुरू किया था, इंडिया के फर्स्ट जिम मिल्खा सिंह है जिनको गोल्डन वीज़ा मिला था। तो UAE धीरे धीरे करके क्या कर रहा है ना, अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ला रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को लेके, जिसने बेसिकली ये बताया है कि जो थार डेजर्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं ना अरावली पर्वत को भी ये पत्थर माफिया, गिट्टी माफिया ये लोग काटते चले जा रहे हैं। तो थार डेजर्ट का विस्तार इस समय इतना हो गया है कि वो राजस्थान से बाहर जाने लगा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 10 साल में ये NCR तक चला जाएगा। दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ मैं। और भाई ये क्लाइमेट चेंज, अनसाइंटिफिक प्लांटेशन या माइनिंग वगैरह की बात कर लें, इसी की वजह से बढ़ रहा है। तो अब दिल्ली वालों को रेत के तूफान भी झेलने पड़ेंगे कुछ दिनों बाद अगर ऐसा ही चलता रहा तो।
एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इंडिया शेफ डी मिशन को लेके। तो इंडिया के जो शेफ डी मिशन डायरेक्टर होंगे, अगर हम बात करते हैं बीजिंग ओलंपिक्स विंटर जो होने वाले हैं अगले साल, तो उसके लिए हरजिंदर सिंह को नामित किया गया है। तो बस हमें इनका नाम याद रखना है, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है पीएम जनधन योजना को लेके। तो अभी तक पीएम जनधन योजना के तहत तकरीबन 44 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। अब इनमें से कितने चल रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन खोले जा चुके हैं 44 करोड़, ये डाटा आया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है फ्री स्मार्टफोन योजना को लेके, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। बेसिकली यूपी गवर्नमेंट में जितने भी लोग ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, तो उन लोगों को फ्री स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। तो ये योजना शुरू की गई थी, 25 दिसंबर से स्मार्टफोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू किया जाएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है आईआईटी रुड़की को लेके, कि जो सीआईआई है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा आईआईटी रुड़की को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट की लिस्ट में नंबर 1 पे रखा गया है इंडिया में। दैट्स ऑल। तो आज की अगर न्यूज़ की बात करें तो वो इतनी थी। आज एक एडिटोरियल आया है, जो आया है बेसिकली इंडियन ओशियन और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, बेसिकली जो अफगानिस्तान को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, जो चाइना को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, उनको लेकर। देखो, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस अभी कुछ दिनों पहले हुई थी, जयशंकर जी ने वहाँ पे, हमारे जो एस जयशंकर जी हैं विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में यूएस की पावर दिखाना और चीन का उदय होना, दोनों ही विषय हिंद महासागर की शांति को भंग करने के लिए बहुत शांति भंग होती चली जा रही है बेसिकली। और अफगानिस्तान से जो वापसी की है यूएस ने अचानक, और जिस हिसाब से कोरोना बढ़ा है हर देश में ही, उसने अनस्टेबिलिटी ला दी है अगर हम लोग हिंद महासागर की बात करते हैं। देखो, आज हम लोग अफगानिस्तान और चाइना के क्राइसिस की बात करते हैं। आज इंडिया के हाथ से काफ़ी चीज़ें निकलती जा रही हैं, बट ये चीज़ें इतनी बढ़ी क्यों? क्या इंडिया उस समय जो वेट एंड वॉच वाली जो नीति अपना रहा था अफगानिस्तान वगैरह के साथ में या चाइना के वगैरह के साथ में, ये क्या गलत रही है? ये क्या हाथ से निकल गई? इन्हीं चीज़ों को देखना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। अगर हम बात करें, न्यू दिल्ली जो आउटकम चाहती थी अफगानिस्तान से, वो नहीं हो पाया, उसको लेने में हम लोग फेल रहे हैं। अगर हम देखते हैं दोहा राउंड, हमारे यहाँ ट्रम्प आते हैं, हम लोग नमस्ते ट्रम्प जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और वो सेरेमनी वगैरह करते हैं, फिर वो जाते हैं दोहा राउंड करते हैं फरवरी 2020 में, जिसमें एक पीस एग्रीमेंट होता है यूएस और तालिबान के बीच में, जिसमें यूएसए कहता है कि हम धीरे धीरे करके तालिबान वो अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। इस समय भारत को सोचना चाहिए था अपने इंटरेस्ट के बारे में, जो कि भारत ने नहीं सोचा। भारत ने सोचा यूएसए हमारे इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा, वो हमारा दोस्त है, जब निकलेगा तो यूएसए के वो भारत के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखेगा और धीरे धीरे निकलेगा। यूएसए क्या करता है, रातों रात अफगानिस्तान से निकल जाता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा, तालिबान का फिर से कब्जा आ जाता है। एवं आज अगर देखा जाए ना, तो यूएसए ने ट्रोकिया प्लस भी बनाया है, रशिया चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर, जिसमें लेके अफगानिस्तान को बात चल रही है, और उसमें भी इंडिया को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। तो ये भी दिखाता है कि इंडिया की पॉलिसीज, वो यूएसए की पॉलिसीज इंडिया को लेकर कैसी रही है, इवन दो यूएसए को हम मित्र मानते थे फिर भी। अफगानिस्तान में भारत ने मित्र नहीं ढूंढा, भारत की एक फेलियर ये भी रही है। देखो, होता क्या ना, इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते थे भारत तो हमारा दूसरा घर है। वो जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आई तो वो भारत आना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने उनकी वीजास कैंसिल कर दिए, उनको भारत में स्वीकार नहीं किया। एट दी एंड भारत को लेके अफगानिस्तान के लोगों में नाराजगी बढ़ गई। और तीसरा, अगर एक चीज देखा जाए ना, तो एक अलायंस बनाना, जैसे हम देखते हैं 90s के टाइम पे जब यूएसएसआर बाहर गया था, माना उस समय तालिबान आ गया था, मुजाहिदीन वगैरह और ताकतवर हो गए थे, लेकिन भारत के पास एक नॉर्दर्न अलायंस था। हम देखते हैं हामिद करजाई की बात कर ले, वो उसको हेड कर रहे थे, तो वो भारत के लिए लड़ रहे थे। बाद में हम देखते हैं वहां पे जब अफगानिस्तान की सरकार बनती है तो भारत उनको सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें ओवरऑल कहने वाली बात क्या है कि भारत ने जो चीजें चाही थी, जैसे करनी चाहिए थी, वो वैसे हुई नहीं। और भारत, अगर हम देखा जाए, एक एक टर्म डील चाहता था अफगानिस्तान के साथ में, एक सपोर्टिव गवर्नमेंट चाहता था, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहता था, जो नहीं बन पाई। आज भारत को क्या चाहिए? आज भारत के पास में ना यूएसए सपोर्ट कर रहा है, ना ही कोई दूसरा देश, तो भारत को अफगानिस्तान से सीधे जाके बात करने की जरूरत है। भारत अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार चाहता है, टेरर और ड्रग फ्री सरकार चाहता है, यूएन के नेतृत्व में सरकार चाहता है। भारत अब ये नहीं चाहता कि फिर से आके यूएसएसआर कर ले या यूएसए कर ले, नहीं, यूएन का नेतृत्व चले, जो मानवीय सहायता है वहां लोगों को मिले, और जो राइट्स चल रहे हैं, जो माइनॉरिटी को लेकर, महिलाओं को लेकर, बूढ़ों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, बच्चों को लेकर, उनको खत्म किया जाए, लोगों को समान अधिकार मिले। ये है भारत की अफगान पॉलिसी अगर बात की जाए तो। अब ये तो हो गई अफगानिस्तान की बात कि इस फ्रंट पे भारत काफी हद तक फैल रहा। दूसरी बात करते हैं चाइना की।
चाइना के साथ भी हम लोग देख रहे हैं, जून 2020 में हमारे पीएम ने कहा था कि चाइना के ना तो कोई भारत में आया है और ना ही कोई भारत में है। लेकिन ये हम लोगों को सैटेलाइट मैप्स भी दिखाते हैं, लोकल ग्राउंड के लोग भी दिखाते हैं, इवन तो चाइना की पॉलिसीज भी दिखाती हैं कि चाइना भारत में आके स्ट्रक्चर्स बना रहा है, विलेज जैसे स्ट्रक्चर्स भारत की सीमा में आके उसने बनाए हैं। आज तक हम चाइना के एक्शन को समझ क्यों नहीं पा रहे? देखो, चाइना ऐसा कर रहा है ये तो है, लेकिन चाइना क्यों कर रहा है ये भारत समझने में ही, मतलब इस एडिटोरियल के जो ऑथर है उनका कहना ये है कि भारत चाइना के एक्शन को समझने में विफल रहा है। अब ये विफल क्यों रहा है, इसके 5 कारण है। देखो, एक तो चाइना रिक्लेम करना चाहता है, वो कारण क्या है जिन वजह से चाइना ऐसा कर रहा है। एक तो चाइना रिक्लेम करना चाहता है, जो चाइना के आज से 100, 200, 300 साल पहले टेरिटरीज होती थी उनको रिक्लेम करना चाह रहा है, एक समय पर चाइना था। चाइना एक एग्रेसिव नीति अपना रहा है जिससे भारत जो चाइना के सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड डेवलपमेंट ये सब उतना ज़्यादा ना करे, क्योंकि फिर वो चाइना के लिए खतरा होने लगता है। ये सब ना करें। चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको लेके भारत अपोज करता रहता है बहुत ज़्यादा। तो भारत का BRI से ध्यान हटाने के लिए भी दूसरी तरफ एग्रेसिवनेस पहुंचाना या ये जरूरी है, नहीं तो भारत BRI को नुकसान पहुंचाने लगेगा। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो 2019 में होम मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया था कि हम अक्साई चीन को वापस ले लेंगे। अक्साई चीन को वापस लेने जैसा वक्तव्य हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया था जब हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में बांटा था। तो ऐसा एग्रेसिव चीज जो, और वो चाइना वाले भी ये जानते हैं कि एक राष्ट्रवादी सरकार है अगर आजकल देखी जाए भारत में, तो वो हो सकता है चाइना के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर दें, तो वो संभलने का मौका ही नहीं देना चाहते पहले से ही। अब देखो बात क्या है, भारत के अपने पड़ोसियों के साथ में संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। ओवरऑल में कहने का मतलब ये है, भारत इवन तो अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहा। हम देखते हैं कि हम लोगों ने वैक्सीन देने का कमिटमेंट किया था, हमारे यहाँ सेकेंड वेव आई, हम लोगों ने वैक्सीन भेजना बंद कर दिया। आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना अगर देखो, या तो कमिटमेंट ही मत करो, और जिनको कमिटमेंट किया था जब उनको भारत से नहीं मिले तो वो कहाँ गए? वो चाइना के पास गए। आज वो चाइना के दोस्त बन गए हैं। जब हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं तो देखते हैं चाइना के ऊपर हम उंगली उठाते हैं काफी बार, लेकिन फिर वहीं देखते हैं कि और देश चाइना का सपोर्ट करने लगते हैं, भारत के खिलाफ बोलने लगते हैं। वही है कि वही है ना, कहा जाता है एक ऊंचे धर्म का पुरुष एक निचली धर्म की महिला, दोनों के लिए भारत में रहने वाले राइट्स और भारत में जिस तरीके से वो रहते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। और ये है कहीं ना कहीं तो है, और इसी को लेकर चाइना हमको भी पोक करता रहता है कि इंडिया में भी डेमोक्रेसी नहीं, उससे या तो हमारे यहाँ। फिर हम बात करते हैं साउथ एशिया के ग्रुप्स की, कि हम लोग कहते हैं कि आओ आओ सब लोग आओ, साउथ एशिया का ग्रुप बनाते हैं, हम लोग एड देंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, और पूरा ग्रुप बना के सब लोग साथ में चलेंगे। लेकिन उस ग्रुप में अगर तुम्हें नेतृत्व करना है, वो ग्रुप क्या करता है ज़्यादातर? उन ग्रुप्स में हम लोग चाइना को जोड़ते नहीं है, और वो ग्रुप ज़्यादातर एंटी चाइना पॉलिसी दिखाते हैं। और कोई भी देश भारत पे क्यों रिलाई करना चाहेगा जब भारत अपने कमिटमेंट्स को ही पूरा नहीं करता? इवन तो अभी हम देखते हैं कि बांग्लादेश में जो रैपिड एक्शन जो उनकी बटालियन है, सोचो वो बांग्लादेश की एक आर्मी बटालियन है, उसको यूएसए ने एक आतंकवादी बटालियन कहकर और बैन ही कर दिया यूएसए ने। और भारत ने इस पे क्या स्टैंड दिया कि वो तो यूएसए और बांग्लादेश का आपसी मुद्दा है, बायलैटरल मुद्दा है। ये बायलैटरल मुद्दे ऐसे नहीं होते। अगर भारत चाहता है भारत एक लीडर बने, और भारत चाहता है कि आपसी रीजनल सहयोग से सब चीज़ें आगे बढ़े, भारत को खुद से आगे जाके तालिबान से बात करने की ज़रूरत है, और भारत को दूसरी जगह अपने कमिटमेंट्स पे भी खड़े रहने की ज़रूरत है। इवन दो अगर तुम कहते हो तुम बांग्लादेश के दोस्त हो, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमें अगर बांग्लादेश पे ऐसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनके बटालियंस को बैन किया जाता है आतंकवादी बटालियन बोल के, तो उनके साथ भी हमें खड़े रहना जरूरी है। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 23 दिसंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।